Hello everyone, I hope you all are fit and fine at home. तो डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद टुडेज थॉट दैट इज बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हम ठान लें तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ फोर्थ लेसन ऑफ ज्योग्राफी विच नेम इज एग्रीकल्चर। इससे पहले इसकी 3 वीडियो हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर 10th क्लास ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो। आवर न्यू टॉपिक इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार। यानी कि अब तक हमने इस लेसन में देखा कृषि के बारे में, तो कृषि से रिलेटेड क्या क्या सुधार जो है हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं और क्या किए जाने चाहिए वो हम यहाँ रीड करेंगे। एंड दिस इज पेज नंबर 42। इट वाज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिसाइड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में जो कृषि की जा रही है वो हजारों वर्षों से की जा रही है। सस्टेन यूजेज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो कृषि तो की जा रही है बट टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल भाव की वजह से, यानी कि टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, और इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्था नहीं कोई बनी हुई। जैसे कि इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं जहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कृषि से रिलेटेड, उन्हें मौसम के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से अपनी फसल में ज़्यादा आउटपुट वो ला सकते हैं, इन चीज़ों की ट्रेनिंग। तो इनकी कमी आज भी है और इन्हीं की कमी की वजह से जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए था हमारे देश का वो नहीं हो रहा है। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture। अब कि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है इरिगेशन में, इरिगेशन मतलब सिंचाई में, कि जैसे पहले रहट से पानी दिया जाता था खेतों में, फिर ट्यूबवेल आए, जनरेटर आए, इलेक्ट्रिसिटी से काम होने लग गया, तो इरिगेशन आर्टिफिशियल कैनल्स आई। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी, इवन ये सारी चीज़ें हमें हर गांव में देखने को मिलेगी, इतना होने के बाद भी हमारे देश में एक बड़ा भाग जो है किसानों का वो आज भी डिपेंड है किस पर, मॉनसून पर, मतलब कि बारिश पर, और प्राकृतिक रूप से मिट्टी की फर्टिलिटी पर, क्योंकि उन्हें अभी भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोसेज ए सीरियस चैलेंज, और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ये क्या है, एक गंभीर चुनौती है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब हमारे देश में 60% से ज़्यादा लोगों का जो लाइवलीहुड है, मतलब आजीविका है, जो उनकी रोजी रोटी है, वो किससे चल रही है, एग्रीकल्चर से चल रही है। अब उन्हें क्या ज़रूरत है, नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि उन लोगों को ज़रूरत है कुछ टेक्नोलॉजी की और कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, मतलब इंस्टीट्यूट बनाए जाए जहाँ पर उन्हें क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। थस कोलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, cooperation and abolition of जमींदारी etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence। यानी कि आज़ादी के बाद जो हमारी जो सरकार थी उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया इन सभी प्रॉब्लम्स पर। तो ये थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो कोलेक्टिवाइजेशन मतलब कि कोलेक्टिवाइजेशन कहेंगे कि सामूहिकरण करना। जैसे कि पहले क्या होता था स्टूडेंट्स की, किसी व्यक्ति के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होती थी, तो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसे तो वो इजीली अपनी लाइवलीहुड चला सकता था, बट जिसके पास ज़मीन नहीं है उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। तो ये जो है ज़मीन का बंटवारा इस तरह से किया गया, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया ये काम, सो दैट कि सबको ज़मीन मिले। अब
कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स क्या है? ये था चकबंदी। तो ये चकबंदी क्या है स्टूडेंट्स? ये था कि सपोज एक व्यक्ति है और उसके पास 100 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। आगे चलकर इस व्यक्ति के 2 बच्चे हैं। अब इन दोनों बेटों में ये क्या हो गया, 50-50 एकड़ क्या हो गई, डिवाइड हो गई। फिर आगे चलकर इनके 2 हो गए। अब 50 के 2 हो गए तो यानी कि 25 हो गया। इधर भी ऐसे ही 2 हो गए, 25। अब आगे अगर इनके 2 होते हैं तो वो 12.5 इसके हो गए। तो इस तरीके से ये डिवाइड चलेगा, ना कि किसी एक व्यक्ति पर इस पूरी 100 एकड़ का अधिकार होगा। ये इक्वली सभी में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। और कोऑपरेशन मतलब सहकारिता। हम कहेंगे कि जैसे कि किसी के पास खेती के लिए पैसे नहीं है तो वो कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाकर एक सहकारिता, जो गांव में बैंक होते हैं, छोटे छोटे ग्रामीण बैंक, वहाँ से वो अपने लोन ले सकते हैं मिलकर। एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी, और जमींदारी सिस्टम का बैन करना, उसको ख़त्म करना। क्योंकि जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों को ज़्यादा ब्याज पर लोन देते थे और किसान की उम्र पूरी निकल जाती थी बट वो लोन पूरा नहीं हो पाता था। इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मेन फोकस था वो लैंड रिफॉर्म पर था, मतलब जमीन का सुधार करने पर। द राइट टू इनहेरिटेंस एंड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? पुश्तैनी अधिकार, मतलब कि एक व्यक्ति की ज़मीन आगे चलकर उसके बेटों में बट जाएगी, फिर उनके बेटों में, फिर आगे उनके बेटों में वो बट जाएगी। तो ये जो सिस्टम किया गया इसी को कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स कहते हैं, यहाँ मैंने बताया भी है। तो और ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर ये ना होता तो हो सकता है कि फैमिली का एक मेंबर ही ज़बरदस्ती पूरी ज़मीन पर अपना कंट्रोल करे और बाकी के मेंबर को कुछ ना मिले। इसीलिए ये चकबंदी की गई। The laws of land reforms were enacted but the laws of implementation was lacking और लैकवाम। अब लैंड रिफॉर्म्स के ज़मीन को सुधार करने के काफ़ी सारे कानून तो बनाए गए, लेकिन उनको लागू करने में कहीं ना कहीं कुछ कमियां ही रही। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s। अब जो इंडिया की गवर्नमेंट ने शुरू किया 1960 से 1970 के जो टाइम था, इन दशक में जो इंडियन एग्रीकल्चर थी उसमें काफ़ी सारे क्या किए, रिफॉर्म्स किए, काफ़ी सारे सुधार किए। द ग्रीन रेवोल्यूशन, आपने नाम भी सुना होगा, हरित क्रांति, बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी, जो कि किस पर बेस्ड थी, पैकेज टेक्नोलॉजी। तो पैकेज टेक्नोलॉजी मैं बता दूं थोड़ा कि स्टूडेंट्स, ये था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर पैकेज टेक्नोलॉजी मीन्स दैट कि HYV सीड्स ही यूज करना है, फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, केमिकल्स यूज करने हैं, तो एक मतलब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही खेती करनी। एंड वाइट रेवोल्यूशन मतलब दुग्ध क्रांति, दूध से रिलेटेड, वर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये जो कुछ प्रोग्राम थे जो कि हमारी गवर्नमेंट ने किया, किसको बढ़ावा देने के लिए, हमारी इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। बट दिस टू लेट द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। लेकिन इसका जो रिजल्ट रहा कि यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की या जो वाइट रेवोल्यूशन शुरू की, इसका रिजल्ट ये रहा कि इसकी वजह से कुछ ही एरिया में डेवलपमेंट हो सका, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms। अब इसीलिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले, इसके लिए 1980 में और 80 to 1990 तक एक काफ़ी सारे नए डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसके अंदर दोनों चीज़ें ही जोड़ी गई, क्या, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स, यानी कि संस्था बनानी और जहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने और टेक्नोलॉजी
नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनों का यूज करना खेतों में, इनमें सुधार किया गया। अब प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। अब ये किया गया कि क्रॉप इंश्योरेंस किया गया, यानी फसल बीमा योजना शुरू की गई। अब फसल बीमा क्या था? फसल बीमा यानी इन केस अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो सरकार उसे क्या देगी? पैसे देगी। और वो फसल कैसे खराब होगी? वो होगी ड्रॉट की वजह से, सूखे की वजह से, या बाढ़ आ जाने की वजह से, या साइक्लोन की वजह से, या आग या किसी बीमारी की वजह से। तो इनके लिए इंश्योरेंस किया गया। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, ग्रामीण बैंक की क्या की गई? स्थापना की गई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई। एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वर सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। तो इनके द्वारा जो बैंक बनाए गए या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई, इनके द्वारा किसानों को क्या दिया गया? कम रेट पर लोन दिया जाने लगा, यानी कि उन्हें अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। तो ये भी एक स्कीम है किसानों के बेनिफिट के लिए। इनकी फुल फॉर्म्स भी आपने लर्न कर लेनी है। आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। तो ये हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा किसानों के फ़ायदे के लिए शुरू की गई। मोरेवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स and agricultural प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न, यानी कि रेडियो और टेलीविज़न पर काफ़ी नए नए प्रोग्राम किसानों के लिए चलाए गए, जैसे कि वेदर बुलेटिन मतलब मौसम की जानकारी देना कि अब बारिश आने वाली है या ज़्यादा गर्मी है, या जैसे भी किसान अपनी फसल जो है मौसम के अकॉर्डिंग करे। और टेलीविज़न पर भी ये चीज़ें दी गई और रेडियो पर भी। इवन टेलीविज़न पर तो अब एक पूरा चैनल भी है डीडी किसान, जो मैं काफ़ी बार देखती हूँ, और उसमें किसानों को फसल से रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि फसल को, कौन सी फसल को क्या रिक्वायरमेंट्स है, इस टाइप की। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेज मिनिमम स्पॉट प्राइज। गवर्नमेंट ने मिनिमम स्पॉट प्राइज भी अनाउंस किया, मतलब कि फसल का एक फिक्स रेट कि गेहूँ, जैसे एक बोरी गेहूँ की कितने में बिकेगी, तो ये फिक्स रेट जो था ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। और ये इसलिए किया कि remunerative and procurement prices for the important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। तो जो स्पेकुलेटर्स थे, यानी कि जो दलाल लोग होते थे या जो बिचौलिए होते थे जो किसानों की फसल बिकवाते थे, वो लोग क्या करते थे कि किसान को कम रेट देते थे और बीच में अपना कमीशन वो निकाल लेते थे, अपना फ़ायदा निकाल लेते थे, जिससे कि किसान को लॉस होता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स प्राइस शुरू किया, सो दैट कि ये लोग इस फिक्स प्राइस से कम या ज़्यादा नहीं बेच सकते और किसान को पूरा उसकी फसल का क्या मिले, फ़ायदा मिले। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स भूदान ग्रामदान। तो ये मैं वैसे ही बता देती हूँ स्टूडेंट्स, आप रीड भी कर सकते हो। तो भूदान, भू मतलब भूमि का दान, ग्रामदान मतलब ग्राम मतलब गांव का दान। तो ये कैसे हुआ? तो महात्मा गांधी जो थे उनका एक कंसेप्ट था स्टूडेंट्स कि ग्राम स्वराज, की गांव जो है वो स्वराज आए, गांव में भी गांव के लोग भी खुशी खुशी अपनी जीविका चलाए। तो इसके लिए विनोबा भावे जो कि महात्मा गांधी के फॉलोवर थे, तो विनोबा भावे ने क्या किया कि महात्मा गांधी की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद पद यात्रा की और काफ़ी हमारे इंडिया के गांव में वो घूमे, लोगों को महात्मा गांधी का जो मैसेज था वो देने के लिए। और एक बार जब उनका एक लेक्चर था आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली गांव में, तो वहाँ पर जब उनका लेक्चर चल रहा था तो कुछ गरीब लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनके पास ज़मीन नहीं है, कि तो क्या विनोबा भावे उन्हें ज़मीन दे सकते हैं ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी जो है अच्छे से चला सके। तो विनोबा भावे ने उन्हें इस चीज़ के लिए तो विश्वास नहीं दिलाया कि वो ज़मीन दे देंगे, बट उन्होंने कहा कि वो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट से बात करेंगे कि गवर्नमेंट कर सके, गवर्नमेंट अगर चाहे तो कर सकती है कि सभी को क्या मिले, ज़मीन मिले। तो उसी टाइम उसी मीटिंग में एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी।
तो श्री रामचंद्र रेड्डी के पास 80 एकड़ ज़मीन थी अपनी। तो उन्होंने उठकर कहा कि मैं मेरी 80 एकड़ ज़मीन जो है वो उन लोगों को बांटना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो उन्होंने अपनी ज़मीन दान कर दी। तो इसी से जो एक्ट बना वो भूदान कहलाया। और उसके बाद विनोबा भावे जो है और काफ़ी गाँव में गए और काफ़ी जगह जो जमींदार थे, यानी कि गांव में जमींदार, ऐसे ऐसे जमींदार थे जिनके पास पूरा का पूरा गांव था, यानी एक व्यक्ति के पास पूरा गांव, पूरे गांव की ज़मीन। तो उन काफ़ी जमींदार ने भी क्या किया कि अपने पूरा गांव ही उन लोगों को दान कर दिया जिनके पास ज़मीन नहीं थी। तो इसी से एक्ट बना किसका, ग्राम दान का। ओके, फिर कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स बनाए जिसके अंदर सीलिंग एक्ट को रखा गया, मतलब कि ज़मीन से रिलेटेड टैक्स गवर्नमेंट लेने लग गई लोगों से। तो लोगों ने वो टैक्स कम करने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ पार्ट जो है वो दान करना शुरू कर दिया, जिसे भूदान ग्रामदान मूवमेंट के नाम से भी जाना जाने लग गया, कि विनोबा भावे द्वारा चलाया गया एक आंदोलन जिसका नाम भूदान ग्रामदान था। और इसका दूसरा नाम जो था ब्लडलेस रेवोल्यूशन थी, रक्तहीन क्रांति। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज contribution of agriculture to the national economy, employment and output। तो कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। अब एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है किस चीज़ की, इंडियन इकोनॉमी की। थो इट्स शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ रजिस्टर्ड ए declining trend from 1951 onwards, in 2010-11 about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि हमारी जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, लेकिन ये थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने के बावजूद भी अगर हम 2010-11 की टेबल का रिकॉर्ड देखें तो उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमारे देश के 52% लोग जो हैं उन्हें कृषि के कारण ही क्या मिला हुआ है, काम मिला हुआ है, और वो डिपेंड है कृषि पर और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टोटली डिपेंड है 52% लोग कृषि पर। The declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy having wider implications for society। तो स्टूडेंट्स कि एग्रीकल्चर में अगर इंडिया की जीडीपी जो है वो डिक्लाइन हो रही है, गिर रही है, कम हो रही है, तो ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से ही बहुत से लोगों को काम मिला हुआ है। बहुत से लोगों की इकोनॉमी जो है वो टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जैसे कि किसान का काम तो सिर्फ फसल उगाना था, बट वो मार्केट में आकर कितने लोगों को काम देती है। कहीं कॉटन का ही लगा लो कि कहीं पर वस्त्र मिल चल रही है, कपड़ा मिल चल रही है, कहीं पर कपड़ा बन रहा है, कोई सील रहा है, कोई बेच रहा है, और जो खरीद रहे हैं उनकी भी नीड्स पूरी हो रही है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ है जो कि टोटली मार्केट जिनकी वजह से चल रही है। अगर कृषि में ही कमी आएगी तो उन सारे रोजगार में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो कृषि की इम्पोर्टेंस को देखते हुए भारत की जो सरकार है उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए कृषि में सुधार लाने की वजह से, मॉडर्नाइज किया, यानी कि कुछ आधुनिकीकरण किया कृषि में, सो दैट कि किसानों को भी इंटरेस्ट बना रहे कृषि करने का। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि ICAR की स्थापना की गई। इसकी फुल फॉर्म आप लर्न कर लीजिएगा। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, वेटेरिनरी सर्विसेज दी गई एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट किया गया, यानी कि बागवानी या मौसम विकास किया गया, और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। were given priority to improving Indian agriculture. Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the
सेम। और इसके लिए गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव की जो बनावट है, उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा गया, क्योंकि कृषि जो है गांव के लोग ही करते हैं। इसीलिए from the table 4.1 it is clear that through the GDP growth rate is increasing over the years, it is not generating sufficient employment opportunity in the country। यानी कि 4.1 जो टेबल है उसको देखने से हमें समझ आएगा कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, बट जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब रोजगार जो अवसर है लोगों के लिए, वो हमारे देश में नहीं बढ़ रहे। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डिक्लेरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो हमारे खेती में जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है, जो कि क्या है, एक गंभीर सिचुएशन है। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग ए बिग चैलेंज। और आजकल क्या है कि हमारे जो भारतीय किसान है वो बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। किससे कर रहे हैं? इंटरनेशनल कंपटीशन से, कि दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है और बहुत अच्छी किस्म की फसल वहाँ हो रही है, जिनसे कि उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। एंड आर गवर्नमेंट इज गोइंग अहेड विद रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, पर्टिकुलरली इन इरिगेशन, पावर, रूरल रोड्स, मार्केट। और दूसरा ये है कि हमारी गवर्नमेंट भी किसानों के रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें उन पर ध्यान कम दे रही है, जैसे कि सिंचाई की सुविधा कराना या रोड वगैरह बनाना, गांव को मार्केट से जोड़ना, गांव में लाइट देना, इन चीज़ों पर सरकार भी क्या कर रही है, ध्यान कम दे रही है। मैकेनाइजेशन करना, मतलब मशीनीकरण पर ध्यान कम दे रही है। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो फर्टिलाइजर्स पर जो सब्सिडी दी गई है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है, जो फसल है, उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि किसानों का जो प्रोडक्शन, यहाँ बात हो रही है कि खेती में रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, तो किसानों को बचत कम हो रही है, लागत ज़्यादा हो रही है। मोरेवर रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव प्रूव्ड detrimental to agriculture in the country. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture। तो इसके अलावा जो कृषि के जो प्रोडक्ट है उन पर जो आयात टैक्स है वो घटाने की वजह से कृषि पर क्या है, हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। और किसान क्या कर रहे हैं, कृषि पर अपनी इन्वेस्ट कम कर रहे हैं और कुछ और काम ढूंढ रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार जो है वो घट रहे हैं। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी, मतलब खाद्य सुरक्षा, जिसको हमने 9th क्लास में भी रीड किया था। यू नो दैट फूड इज ए बेसिक नीड एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव एक्सेस टू फूड विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल। तो आप जानते हैं कि भोजन जो है वो क्या है, एक बेसिक नीड है, और देश में रहने वाले हर व्यक्ति को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जिसमें क्या हो, न्यूनतम पोषण तो हो। If any segment of our population does not have this access, that segment suffers from lack of food security। तो यदि हमारी जनसंख्या का कोई भाग जिसे ये सुविधा नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब कि वो क्या है, वो खाद्य सुरक्षा से वंचित है। The number of people who do not have food security is disproportionately large in some regions of our country, particularly in economically less developed states with higher incidence of poverty। तो हमारे देश के कुछ हिस्से स्टूडेंट्स जहाँ आज भी गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, निर्धनता ज़्यादा है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें फूड सिक्योरिटी क्या नहीं है, प्राप्त नहीं है। द रिमोट एरिया, मतलब सुदूर एरिया कहेंगे या दुर्गम एरिया, जहाँ पर जाना पहुँचना बहुत मुश्किल हो, ऑफ द कंट्री आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई। तो इन यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफ़ी फेस करना पड़ता है किसका, नेचुरल डिजास्टर का, और फूड सप्लाई वहाँ नहीं हो पाती। इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शंस टू सोसाइटी आर गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइंड ए नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। तो ताकि सबको ये उपलब्धता मिले खाने की, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम शुरू किया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज बफर स्टॉक एंड सेकंड इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब PDS। तो बफर स्टॉक मतलब कि एक 2 साल का एडवांस स्टोर करके रखना, इन केस अगर कभी नेचुरल डिजास्टर आती है तो हमारे पास इतना राशन हो जिससे कि हम लोगों को दे सकें। जैसे कि अभी कोविड-19 में
गरीब लोगों को काफ़ी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट। और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब जो हमारे डिपो है, सरकारी डिपो की वजह से ये चीज़ें मिल रही है। तो स्टूडेंट्स हम यहीं पर हमारा आज की वीडियो क्लोज करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आपने यहाँ तक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।